चैप्टर 36। डैड प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज हमने सिंह फैमिली की शर्त को मान लिया तो फ्यूचर में वह और भी ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं। और सिया अभी छोटी है, वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझती। जैसे ही कबीर ने ये कहा, सिया अपने आप हंसने से न रोक पाए। कबीर असमंजस में उसे देखने लगा। तब सिया ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखिए, जवाब मुझे ऐसे देखते हैं न तब मुझे उल्टी आती है। ये सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब सिया ने भी दिखावा नहीं किया और कहा, यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है जिसे दिखाने के लिए आप लोग ये नाटक कर रहे हो। क्या आपने मुझे कॉल करते समय पहले ही अपना मन नहीं बना लिया था, तो अब आप ये सब दिखावा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ना। मल्होत्रा परिवार की किसी भी सदस्य ने इस पर कोई रेट नहीं किया। ये देख सिया ने एक ठंडी आह भरी और कहा, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैं विहान से शादी करूं, तुम मेरी जगह काव्य को भेज दीजिए। आखिरकार आपने उसे इतने सालों तक पाला है, अब समय आ गया है कि वह मल्होत्रा परिवार के लिए कुछ करें है ना। जैसे ही उसने ये बोला, मल्होत्रा परिवार के चेहरे एक साथ बदल गए। उन्होंने एक साथ कहा, नहीं, हम किसी को भी भेज देंगे लेकिन काव्या को नहीं। ये सुनकर सिया क्लैप करते हुए हंसकर बोली, देखा, अब सब कुछ साफ हो गया है। मेरे और काव्य के बीच आप हमेशा काव्य को ही चुनेंगे। आप भी थे जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मुझे अब बेवकूफ़ ना बनाएं। मैं यहाँ केवल 4 साल रही, 3 साल जेल में। साथ ही इस शादी के अलावा जो भी कर्ज मुझ पर था मैं बहुत पहले चुका चुकी हूँ। अब से हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। अब आप मुझे इसीलिए परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपने मुझे जीवन दिया है। सिया के शब्द मल्होत्रा परिवार के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ रहे थे, जिससे वह अवाक रह गए। लास्ट में धनराज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है। वो कबीर की ओर देखकर बोला, कल ही इसका प्रोबेशन पीरियड खत्म करवाओ। फिर शिवान की ओर देखते हुए बोले, यूनिवर्सिटी जाओ और काव्या की स्ट्रीम चेंज करवाओ। और लास्ट में सिया को देखा, मैं किसी को कहकर तुम्हें मल्होत्रा फैमिली से ऑफिशियली अलग कर दूंगा। अब से तुम्हारा मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। धनराज के ये कहने पर तीनों भाइयों ने धनराज को देख, वही धनराज की नज़र केवल सिया पर थी। सिंह फैमिली से मैं खुद बात कर लूंगा। सिया ने धनराज के शब्दों पर ध्यान न देकर एक ठंडी मगर कड़वी आह भरते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप बहुत हार्टलेस है। फिर वाकई सबकी ओर देखते हुए कहा, एक और बात जो मैं आप सभी को परेशान करना चाहती हूँ, मुझे मल्होत्रा परिवार से कुछ नहीं चाहिए और जो कुछ भी मैंने आपको दिया है कृपया मुझे उसे वापस कर दे। ये कहते हुए पर सुप्रिया की ओर मुड़ी, मिसेस मल्होत्रा, मैंने आपको एक बार एक नेकलेस दिया था जिसे खरीदने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। वो आपके लिए बेकार हो सकता है लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। प्लीज़ उसे वापस कर दे। जैसे ही सिया ने ये कहा तो सुप्रिया को याद आया कि एक बार उसके लिए सिया ने उसे एक छोटा सा नेकलेस गिफ्ट में दिया था, लेकिन सुप्रिया ने उस पर ध्यान न देकर अलमारी के एक कोने में पटक दिया था। सुप्रिया ने उसे ढूंढा और आज जाकर उसे गौर से देखा, क्योंकि सिया ने जो नेकलेस उसे दिया था वो सोने का था। उसकी आंखें झलक आई। उसने सिया को एक नज़र गिल्ट के साथ देखा और वो नेकलेस वापस कर दिया और वापस सोफा पर जाकर बैठ गई। तभी काव्या सुप्रिया के पास आए और रोते हुए बोली, मॉम प्लीज़ चुप हो जाए, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होती तो सिया को ये सब नहीं सहना पड़ता। हमेशा की तार जब भी काव्या ये कहती सबका ध्यान उस पर चल जाता, लेकिन आज सुप्रिया की आंखों में गिल्ट था। उन्होंने काव्या को कोई दिलासा नहीं दिया और वहां से उठकर चली गई।
ये देख काव्या के चेहरे पर जलन दिखने लगी, लेकिन सिया को फिर से कभी न देखने पर खुशी भी महसूस हो रही थी। तब तक कबीर ने सिया का प्रोबेशन पीरियड भी खत्म करा दिया। अब वो आज़ाद थी। आखिरकार उसने गहरी सना की और जाने से पहले आखिरी बार सबको देखते हुए बोली, आप सब ने ईटन आज्ञा, उसके लिए शुक्रिया। ये कहकर वो मुड़ी, तभी कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पता है तुम अब ये कभी वापस नहीं आओगी, पर मुंबई में मेरे पास अपना एक छोटा सा घर है, तुम वहाँ रह सकती हो। मैं जल्द ही उसे तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। उसे उम्मीद थी कि सिया इसके लिए मना कर देगी, लेकिन उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने बिना हिचकी चाहत की चाबियां ले ली और कहा धन्यवाद। वो बेवकूफ़ नहीं थी। हाल फिलहाल उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी और मुफ्त के घर को ठुकराने का उसके पास कोई कारण भी नहीं था। पहले ही उसके पास जो पैसा था वो दादी के ट्रीटमेंट और लव एक्सपेरिमेंट पर लगभग आधा खर्च हो चुका था, और अब उस पर एक और जिम्मेदारी आ गई, आरव। अगर इस समय वो घर खरीदती तो उसके पास कोई पैसा नहीं बचता। सिया को घर स्वीकार करते देखा कभी ने राहत की सांस ली, इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। वही सिया केवल यही उम्मीद कर रही थी, घर देने के बाद कबीर कहीं उसे वापस ना ले ले। विहान से शादी करने का फैसला सिया के लिए इतना भी आसान नहीं था। वहीं मल्होत्रा परिवार ने तेजी से काम किया। सिर्फ एक दिन में प्रोविजन पीरियड और ऑफिशियली सेपरेशन के मुद्दे भी सुलझ गए। अब वो मल्होत्रा परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई थी। उसे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था। वह खुशी को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। इस समय उसके दिमाग में सबसे पहला नाम राघव का आया और उसने उसे कॉल लगा दिया। मिस्टर शेखावत, क्या आप फ्री है? मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। दूसरी ओर से राघव का कोई जवाब नहीं आया। सुनाई दी तो केवल ठंडी सांस। मिस्टर शेखावत, सिया ने फिर से उसे आवाज दी। इस बार राघव ने कहा, ठीक है। फोन बंद होने के बाद सिया ने अपने सामने चल रहे सीन को देखा, जहां चारों ओर खून ही खून था। उसने अपनी उंगली को हल्का दबाया और बोला, इसका हो गया। ये बोलकर उसने पास ही टेबल पर रखे कपड़े से गत साफ किया और आप आया आंखों पर चश्मा लगाया और प्रोफेसर राघव सिंह शेखावत बन गया। शाम को सिया राघव को लेकर बारबेक्यू गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सिया को लगा वो राघव को शायद गलत जगह ले आई है। उसे रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहिए था। उसे गिल्ट फील होने लगा। उसने राघव को देखा और कहा, मिस्टर शेखावत, चलिए कहीं और चलते हैं। कहीं और क्यों? ये जगह भी ठीक है। राघव ने अपनी जैकेट निकलते हुए अपनी कफ खोली और ग्रिल की तरफ चल गया। सिया ने स्माइल देते हुए कहा, मुझे लगा आपको ये जगह पसंद नहीं आएगी। तभी राघव ने भी हंसते हुए कहा, तुम हमेशा ही मुझे ऐसा महसूस करती हो जैसे मैं कोई महान इंसान हूँ जिसने वेदों को पास रखा हो और सांसारिक दुनिया से अछूता हो। ये सुनकर सिया ने राघव को घूरते हुए कहा, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तारीफ कीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैं आपके साथ अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पास आपके दादी और हाल ही में मिले नहीं छोटे भाई अब के अलावा कोई नहीं है। दादी और अब इस तरह का खाना खा नहीं सकते, इसलिए जब भी ठीक हो जाएंगे तब हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे। सिया बोलती रही, उसकी खुशी साफ झलक रही थी। तुम्हारे इस आज़ादी की कीमत विहान से शादी है। क्या तुम फिर भी खुश हो? राघव ने सीरियस टोन में कहा, जिससे सिया के होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। हम बहुत खुश, और शायद अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। ये कहते हुए उसकी आंखें अचानक से ठंडी हो गई। ओ सिद्धि, कैसा लग रहा है जैसे उसने बहन के लिए पहले ही कुछ सोच रखा है। राघव को इसकी प्लानिंग का नहीं पता था, लेकिन उसके
हो भाव देखकर वह अनुमान लगा सकता था। बिहान के बारे में जो उसने सुना था उसे याद करते हुए उसे कुछ अंदाजा हुआ कि उसे इस शादी के लिए क्या मोटिवेट कर रहा है। शायद ये सब गीतिका से जुड़ा हुआ है। हालांकि सिया हमेशा ये कहती है कि वह गीतिका को यूं ही जानती है, फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी दूर जाने को तैयार थी जिसे वह मुश्किल से जानती थी। वह खुद को रोक ना ही पाया और पूछा, सिया, विहान को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है। क्या तुमने बाकी इस बारे में सोचा है? कनु से आश्चर्य से देखा था। उसी उम्मीद नहीं थी कि वह समझ जाएगा कि वह क्या प्लानिंग कर रही है। राघव ने उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को पढ़कर कहा, सिया, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर कम मुस्कुराए और बोली, लेकिन कुछ चीज़ बस करनी ही होती है। इस पर राघव उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में आग देखकर वह कुछ कह न सका। आई होप तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में सक्सेस मिले। ये कहते हुए उसने चाय का अपना कप उठाया और मन ही मन कहा, तुम जहाँ भी जाओगी मुझे अपने पीछे पाओगी। वह देखना चाहता था कि सिया कितनी दूर तक जाएगी, क्या व्यवस्था में सफल होगी। तभी सिया ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपनी पलकें झपकाई और कहा, श्री शेखावत, आपके लिए कुछ बुरी खबर है। जिस पर राघव ने पूछा, और वो क्या है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप मुझे कुछ ज्यादा ही देखने वाले हैं। मैं अपने पड़ोस में रहने के लिए आ रही हूँ। मुझे कबीर ने घर दिया है जो आपके पड़ोस में है, तो फ्यूचर में आपसे आपकी बुक्स उधार लेने के लिए कभी भी आ सकती हूँ मिस्टर शेखावत। फिर आप ये मत कहने मुझे परेशान मत करो, सिया ने हंसते हुए कहा। राघव के पड़ोस वाला घर हमेशा खाली रहता था, इसलिए उसने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो मुंबई किसी काम से आया था और ज्यादा रहने की प्लानिंग नहीं की थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था वह घर कबीर का होगा। जहाँ तक सिया के अपने पड़ोस में लाने वाली बात है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर लौटते समय उसने सिया को बगल वाले घर में जाते हुए देखा और कहा, वेलकम। सिया ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अंदर चली गई। अगले दिन सिया क्लास अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी आ गई। वीर की पोस्ट की वजह से अब वो हर किसी की नज़र में सेलिब्रिटी बन गई थी। अब सभी जानते थे कि वह कौन है। वह कभी किसी से बात नहीं करती थी और उसे पोस्ट के बाद वो सबकी नज़रों में आ गई। इसके अलावा उसके बारे में अफवाहें अलग फैलने लगी। कोई नहीं जानता था वह कब और कहां से शुरू हुई, लेकिन उन्होंने दावा किया कि सिया एक निर्दय थी और उसने कैंपस क्वीन को अपनी सरिता बदलने के लिए मजबूर किया था। हर कोई जानता था कि काव्या ने मूल रूप से ग्रेजुएशन में लिटरेचर पढ़ा था, लेकिन बाद में बायोकेमिस्ट्री साइंस में ट्रांसफ़र ले लिया था। वह मल्होत्रा परिवार के नाम और अपनी आकर्षक रूप रंग के कारण कैंपस में कुछ ज़्यादा ही फेमस थी। वह जो कुछ भी करती वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती। इसलिए जब ये खबर फैली कि वह लिटरेचर में वापस ट्रांसफ़र हो रही है तो कैंपस में हंगामा हो गया। किसी ने एक बार उससे पूछा कि उसने अपना सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, तब वह केवल मुस्कुराती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उससे कुछ नहीं कहा। ऐसे लोगों को और भी यकीन हो गया कि सिया में उसे मजबूर किया है। बाहरी लोगों की नज़रिया से सिया मल्होत्रा परिवार की रियल बेटी थी और मल्होत्रा उसे किसी भी तरह से पीड़ित नहीं होने देंगे। इसके अलावा वह जेल में रह चुकी थी। अब क्या होगा सिया के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।